उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ ट्रैक अद्भुत रूप से सुंदर। केदारनाथ धाम की हमारी यात्रा शुरू होती है चार धाम रजिस्ट्रेशन के साथ। सबसे पहले हरिद्वार और ऋषिकेश होते हुए पहाड़ की यात्रा करते हुए पहुंचते हैं सोनप्रयाग रुकें और 5 प्रयागों में से एक प्रयाग के दर्शन जरूर करें। आपको दर्शन होते हैं मां धारी देवी के। अलकनंदा नदी पर बसा इसी तरह प्रकृति और पहाड़ों और नदियों की झलक देते हुए आप पहुंचते अगस्त्यमुनि। दोस्तों ये है गुप्त काशी और ये आप देख रहे हैं गुप्त काशी का आर्यन एविएशन। ऊपर से पायलट सीट के साथ आप एक अलग अनुभव महसूस करते हैं। केदारनाथ धाम में पहुंचते ही आपको ट्रैकिंग करते हुए लोग, पालकी, पिट्ठू और शाम के लगभग 4 बजे का समय था और हम सही प्लानिंग के अनुसार केदारनाथ धाम पहुंच गए। हमने मंदिर के लगभग 50 से 70 मीटर के रेडियस पे ही अपना लॉज किया हुआ था, जिसका चार्ज लगभग 1500 से 2000 पर पर्सन पर बेड एक रात के लिए होता है। लेकिन वीकेंड और नॉर्मल डेज के अनुसार इनके चार्जेस में बदलाव हो जाता है। फिर भी अगर आप फैमिली के साथ हैं तो आप केदारनाथ में रुकने की व्यवस्था एडवांस में बनाकर चलें। इसकी व्यवस्था आपको 1 से 2 महीने पहले कर लेनी चाहिए। शाम की चाय पीने और थोड़ा आराम करने के बाद हम लोग बाबा केदार के मंदिर प्रांगण की ओर गए, जहां पर कुछ शिव दर्शन की जनरल लाइन में लगे लोग दिख जाते हैं तो कुछ शिव का जयकारा लगाते हुए दिखते हैं। आपकी प्लानिंग में शाम की आरती को जरूर शामिल करें। लगभग शाम को 5:30 बजे से ही प्रांगण में शिव भक्तों की भीड़ आप देख सकते हैं। वैसे तो यह भीड़ पूरे दिन भर चलती है, लेकिन क्योंकि आरती से पहले आपको वहां पर जाना होता है और एक अच्छी जगह देखनी होती है, तो शाम की आरती 6:30 बजे से शुरू होगी। उससे पहले ही आप अपनी जगह सुनिश्चित कर लें और फिर यह आरती लगभग 45 मिनट तक चलती है, जिससे पूरा केदारनाथ धाम भक्तिमय हो जाता है। शाम के समय मंदिर के लाइट्स ऑन होने के बाद मंदिर और भी सुंदर दिखने लगता है। रात्रि में लगभग 9 बजे से कपाट जनरल लाइन के लिए बंद कर दिए जाते हैं और थोड़ा विश्राम के बाद पेड प्रवेश शुरू हो जाता है, जिसे आप वीआईपी दर्शन भी कह सकते हैं। कैसे आप पूजा कर सकते हैं इसका डिस्कशन आगे करेंगे। पौराणिक कहानी के अनुसार जब महाभारत युद्ध के बाद भगवान कृष्ण ने पांडवों को भगवान शिव का आशीर्वाद देने और युद्ध में उनके द्वारा किए गए पापों का प्रायश्चित करने की शिक्षा दी, इसीलिए पांडव मोक्ष की तलाश करने भगवान शिव से मिलने काशी चले गए। कहा जाता है कि भगवान शिव कुरुक्षेत्र युद्ध में बड़े पैमाने पर हुए रक्तपात से पांडवों से खासा नाराज थे। इस वजह से वो पांडवों से मिलना नहीं चाहते थे। इसीलिए शिव ने काशी में पांडवों से मिलने से बचने के लिए एक बैल का रूप धारण कर लिया और हिमालय पर चले गए। जब पांडवों ने बैल को देखा तो उसे पहचान लिया। पांडवों को देखते ही बैल जमीन में समाने लगा। पांडवों ने बैल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बैल केदारनाथ की सतह पर अपना कुबड़ छोड़कर विलुप्त हो गए। बैल के शरीर के अन्य अंग 4 अलग अलग स्थानों पर दिखाई दिए, जो हैं तुंगनाथ में भुजाएं, रुद्रनाथ में चेहरा, मध्यमहेश्वर में पेट, कल्पेश्वर में सिर जटा। केदारनाथ के साथ इन 4 अन्य तीर्थों को पंच केदार कहते हैं। एक अन्य कहानी के अनुसार यह भी कहा जाता है कि बैल का कुबड़ केदारनाथ में रहा तो सिर काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में प्रकट हुआ। तत्पश्चात पांडवों द्वारा विधिवत पूजा अर्चना की गई और पांडवों की प्रार्थना से भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और महिष के पृष्ठ भाग के रूप में भगवान शंकर जी श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में अवतरित हो गए, जिसकी पूजा अर्चना आज हम केदारनाथ धाम के रूप में करते हैं। रात्रि में अधिकांश शिव भक्त आसपास घूमते हुए दिख जाते हैं, क्योंकि केदारनाथ धाम की हर छोटी से छोटी जगह को भक्त देखना चाहते हैं। मंदिर की भव्यता रात्रि में अपने चरम पर होती है, लेकिन साथ ही साथ आसपास का वातावरण भी देखने योग्य होता है। जहां रात में तापमान 0 से नीचे आ जाता है, वहीं भक्त आग जलाकर अगली सुबह का इंतजार करते हैं। कुछ लोग मंदिर परिक्रमा करते हुए दिखते हैं तो कुछ लोग मंदिर के सामने शिव भक्ति में लीन। मंदिर के पीछे एक विशालकाय पत्थर है, जिसके बारे में पहले भी आपने काफी कुछ सुना होगा। इस पत्थर के कारण 2013 में पानी 2 अलग अलग दिशाओं में बहने लगा था और केदारनाथ धाम को किसी तरह की हानि नहीं हुई थी।
पत्थर के ऊपर पत्थर रखकर आप अपना मनवांछित बात भोले तक पहुंचा सकते हैं और इसे देखकर आप भी रुक नहीं पाएंगे। कुछ देर बाद आसपास घूमने के बाद हमने भी खाना खाया और जाकर सो गए। सुबह बाबा के कपाट खुलने का समय लगभग 6:30 का होता है। दोपहर 1 से 2 बजे तक विशेष पूजा होती है और उसके बाद विश्राम के लिए मंदिर बंद कर दिया जाता है। पुनः शाम 5 बजे जनता के लिए विशेष दर्शन हेतु मंदिर को खोल दिया जाता है। फिर भगवान शिव की प्रतिमा का विधिवत श्रृंगार करके शाम 6:30 से 8 बजे तक नियमित केदारनाथ जी की आरती होती है। रात्रि 8:30 बजे तक दर्शन की जनरल पंक्ति को बंद कर दिया जाता है। सामान्यतः 2 तरह से आप बाबा केदार की पूजा और दर्शन कर सकते हैं। अगर आप जनरल क्यू में लगकर पूजा करते हैं तो आपको मॉर्निंग 2 से 3 बजे ही क्यू में लगना होगा और 2 से 4 घंटे का समय दर्शन में लग जाता है। इसमें बिना क्यू के भी कई बार लोग बीचों बीच में आते हुए दिखते हैं और इसमें कोई खास व्यवस्था मंदिर में नहीं है। पंक्ति में खड़े होकर आप बाबा केदार मंदिर के वीडियोस या पिक्चर क्लिक कर सकते हैं। मंदिर के गर्भगृह में आपको दर्शन कराए जाते हैं, लेकिन भीड़भाड़ होने के कारण कई बार दूर से ही दर्शन कर आपको वापस लौटना पड़ता है। इस तरह के दर्शन में आपको किसी तरह का शुल्क नहीं देना पड़ता। आप मंदिर के पास में ही स्थित केदार समिति से 5,000 रुपए तक का रसीद ले सकते हैं और तब भी आप पूजा कर सकते हैं। इस 5,000 की राशि को 5 परिवार मिलकर भी दे सकते हैं, अर्थात अगर 5 परिवार हैं तो 1,000 रुपए एक परिवार के हिसाब से पूजा में आप शामिल हो सकते हैं। परंतु ध्यान रहे, रात्रि में पूजा के समय एक थाल ही उपयोग में लानी होती है। विशेष पूजा के लिए आपको 15 मिनट का समय दिया जाता है। आपको केदार पिंड के समीप बैठकर पूजा करने का अवसर मिल जाता है। इस तरह के दर्शन में आपको बहुत भीड़ देखने को नहीं मिलती और रात्रि के समय आपको अच्छे से दर्शन भी आप कर पाते हैं। मेरा सुझाव है कि अगर आप परिवार के साथ हैं या वृद्धजन आपके साथ हैं तो जनरल लाइन में न लगें। किसी तरह का अगर कोई प्रश्न आपके मन में हो तो आप जरूर पोस्ट करें। यदि आप केदारनाथ धाम का प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको मंदिर खुलने की सही तारीख जानने की जरूरत है। केदारनाथ धाम भक्तों के लिए 6 माह तक खुला रहता है। मई में अक्षय तृतीया के दिन इसे खोला जाता है और दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा में इसे बंद कर दिया जाता है। उसके बाद मंदिर के कपाट 6 माह तक बंद रहते हैं। वो भगवान शिव के प्रतीकात्मक स्वरूप को नीचे ऊखी मठ में स्थापित कर दिया जाता है। केदारनाथ में खाने की व्यवस्था की अगर बात करें तो खाने के ऑप्शंस में दाल, रोटी, सब्जी और चावल की थाली का कॉस्ट लगभग 200 रुपए होता है, जो पर्सनली मुझे पसंद है। इसके अलावा आप पराठा, डोसा या मैगी जैसे ऑप्शन भी आपको मिल जाते हैं। चाय, कॉफी और दूध भी आपको आराम से उपलब्ध हो जाती है। ट्रैकिंग में भी रास्ते भर आपको छोटी छोटी दुकानें मिल जाती हैं, जहां पर बिस्किट, चाय, कोल्ड ड्रिंक्स, पराठा आदि ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि खाने में बहुत सामान कैरी न करें। हाँ, कुछ ड्राई फ्रूट्स आप अपने साथ रख सकते हैं। केदारनाथ में रहने के लिए प्रमुख रूप से 2 विकल्प मौजूद हैं। पहला GMVN कैंप और दूसरा होटल या लॉज। GMVN कैंप प्राय सस्ते और आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और GMVN की वेबसाइट से आप बुक कर सकते हैं। कई ट्रैवल कंपनीज भी आपको GMVN कैंप का विकल्प आपकी बुकिंग में देती है, लेकिन मंदिर प्रांगण से ये थोड़ा सा दूर जरूर होते हैं, लगभग 500 मीटर और उससे भी ज्यादा। बजट में प्लानिंग कर रहे हों तो कैंप में रहने का ऑप्शन अच्छा हो सकता है। स्क्रीन पर दिए गए कैंप्स का विवरण GMVN की साइट से लिया गया है। अगर इसे समराइज करें तो कैंप मंदिर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर रहेगा। एक रात में कैंप में रुकने का खर्च प्रति व्यक्ति लगभग 500 रुपए से 1500 रुपए के बीच रहता है, जिसमें बेसिक सुविधाओं में डिनर और हॉट वाटर मुख्य है। इसमें टॉयलेट, बाथरूम शेयर्ड बेसिस पर होता है। वहीं दूसरा विकल्प होता है लॉज बुकिंग, जिसका एक रात रुकने का खर्च लगभग 1,500 रुपए से 2,500 रुपए प्रति व्यक्ति होता है। अधिकांश लॉज मंदिर के पास में ही होते हैं, तो इससे आप रात्रि में भी शिव दर्शन या आसपास की जगह घूम सकते हैं। लॉज में बेड होता है, तो अगर आपके साथ में बच्चे या बूढ़े हैं तो लॉज बुकिंग अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लॉज में कमरे के साइज थोड़ा छोटे जरूर होते हैं,
पानी गर्म करने के लिए आपको आयरन रॉड और कभी कभी हॉट वाटर का इंतजाम ओनर द्वारा कर दिया जाता है। लेकिन लॉज बुकिंग एडवांस में लगभग 1 से 2 महीने पहले आप प्लान करके चलें। आपकी स्क्रीन पर कुछ नंबर्स दिए गए हैं जिसमें लॉज के नेम भी हैं। हम आपके लिए इस लिस्ट को अपनी लास्ट ट्रिप से लेकर आए हैं। बुकिंग के लिए आप इन नंबर्स पर भी बात कर सकते हैं। उत्तराखंड सरकार की अगर बात करें तो ऐसा देखने में आता है कि सरकार द्वारा भी निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसका उद्देश्य है कि पर्यटकों को रहने की अच्छी सुविधा केदारनाथ धाम में मिल पाए। अगर केदारनाथ में मोबाइल नेटवर्क की बात करें तो जियो सिम आप प्रेफर कर सकते हैं, साथ ही एयरटेल को भी प्राथमिकता दे सकते हैं। लेकिन वोडाफोन इस सिम को मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। केदारनाथ मंदिर के आसपास के स्थलों को अगर आप देखना चाहते हैं तो 5 स्पॉट्स मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें सबसे पहले भीमशिला, जो मंदिर के ठीक पीछे आपको दिख जाएगा। 2013 में आई आपदा में पानी 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था इसी पत्थर के द्वारा। यह काफी चर्चा का विषय था। दूसरे नंबर पे है आदिगुरु शंकराचार्य समाधि स्थल। इस स्थल को आप मंदिर के ठीक पीछे ही देख सकते हैं। तीसरे नंबर पर आता है रेतस कुंड। रेतस कुंड में अगर आप बम बोले या महादेव के नाम का जयकारा लगाएंगे तो पानी में आपको बुलबुले उठते हुए दिखाई दे सकते हैं। चौथे नंबर पर आता है भैरव मंदिर, जो उत्तर दिशा में 500 मीटर की दूरी पर है। रात में जाते हुए लोगों को आप देख सकते हैं। और लास्ट 5वें नंबर पर आता है रुद्र गुफा, जो मंदिर से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसे ध्यान गुफा भी कहा जाता है। और कुछ समय पहले प्रधानमंत्री मोदी जी जब वहां गए थे तो उन्होंने भी वहां पर ध्यान लगाया था। उसके बाद वो काफी चर्चा का विषय रही। इसके अलावा और भी कुछ स्पॉट्स हैं जैसे वासुकी ताल या गौरीकुंड या त्रिजुगी नारायण, लेकिन उनके लिए मुझे लगता है अलग एपिसोड बनना चाहिए। तो ये थी केदारनाथ की यात्रा 2 एपिसोड्स में। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और उत्तराखंड से जुड़ी जानकारी के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका होस्ट हेम आज आपसे इजाजत लेता हूँ। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक जय भारत, जय उत्तराखंड, जय बाबा केदार।